तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज दिल्ली में फिर से धूप खिली है, मौसम थोड़ा ठीक है और आप लोग भी अच्छे होंगे। कोरोना के केसेस के बारे में मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अभी तक वैसे ही चल रहा है, लेकिन टेस्ट कम हो रहे हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा, एक राज की बात आपको बताता हूँ। मैं जितने भी आप लोग क्राइम तक फैमिली मेम्बर्स मेल लिखते हैं, कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा पढ़ सकूँ पढ़ता हूँ, जितने लोगों को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ कर सकता हूँ करता हूँ, जिन लोगों के विशेज़ या नाम या इनकी फरमाइश नोट करके भी लाता हूँ, और ये सब मैं खुद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे छूटने की गुंजाइश कम बचती है। लेकिन इतनी सारे मेल होते हैं कि हर एक को रिप्लाई करना या हर एक का नोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूँ। जब भी आप कोई कहानी डालता हूँ या टीज़र है तो उसमें कमेंट्स आते हैं, तो मैं कई बार हल्की फुल्की नज़र तो डाल लेता हूँ, लेकिन कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूँ। कल लेट थोड़ा घर पहुँचा, उसके बाद नींद नहीं आ रही थी, कुछ पढ़ाई कर रहा था, कुछ स्टडी कर रहा था, देख रहा था। इसी दौरान में फिर अचानक मोबाइल हाथ में आया, तो मैंने कहा कि लाओ कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। और ये ज़माने के बाद पहली बार हुआ। अब जब मैंने कमेंट्स देखना शुरू किया तो मैंने कहा था कि एक आध मिनट देखता हूँ, लेकिन मैं स्क्रॉल करके नीचे चलता गया। तो जो कमेंट्स थे, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर करीब 15-20 मिनट तक या 25 मिनट तक मैं वो कमेंट्स पढ़ता गया। उसके बाद मोबाइल साइड में रखा, तब तक करीब रात के 2:30 बज चुके थे। अब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और नींद नहीं आ रही है, और उसकी वजह ये है, ये जो कमेंट्स पढ़े मैंने, उसमें जो मेजॉरिटी कमेंट्स था उसमें बहुत सारे ये लोग वो थे जिन्होंने लिखा कि मैं इस वक्त अकेला हूँ। एक ने लिखा भाई ने कि मैं आजकल काम कर रहा हूँ तो ऑफिस में ही सो जाता हूँ, और बाकी सब ऑफिस बंद करके चले जाते हैं, घर नहीं जाता हूँ। कुछ ने कहा कि 12:30-1 बज रहा है, अकेला हूँ, और बड़ी हॉरर कहानी स्टोरी है, डरावनी है, तो अब मुझे डर लग रहा है, बाकी कहानी सुबह सुनूंगा। तो जनरली ज़्यादातर इस तरह के कमेंट्स थे। मैं पढ़ा, मुस्कुराया भी, फ़ोन रखा, 2:30 बज रहे हैं। अब उसके बाद वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही कि डर लग रहा है, अकेला हूँ। एक ने लिखा कि ऑफिस में सोता हूँ, लेकिन आज मैं घर जाके आपकी वजह से सोना पड़ रहा है। कुछ कहा था कि हालत ख़राब हो गई, अब मैं पूरी कहानी नहीं सुन सकूँगा, डर रहा हूँ, सुबह सुनूँगा। ये सारी चीज़ें सुनता रहा। उसके बाद अब मुझे डर लगना शुरू हो गया। रात के 2:30 वैसे ही बज रहे थे, सन्नाटा, कोई एम्बियंस नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं। तो वो सारे कमेंट्स की जो चीज़ें थी वह मेरे दिमाग में घुस गई, और जो कहानी मैंने खुद सुनाई अपनी, उसी कहानी से अब मैं खुद डर रहा हूँ। तो बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने अलेक्सा को कहा कि कुछ अपनी फरमाइश के गाने बजा दो। अलेक्सा ने गाने बजाए, तब उसके बाद फिर नींद आई। तो ये बता रहा था कि कमेंट्स पढ़ने का अंजाम क्या हुआ था कल। हालांकि मुझे लगता है कि इतनी डरावनी कहानी भी नहीं थी, और आप में से बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं, और दूसरा मैं शायद सुनाता भी नहीं अगर पुलिस रिकॉर्ड में ये कहानी ना होती। लेकिन थैंक यू वेरी मच, कल कमेंट्स पढ़ के बहुत सारी चीज़ें भी पता चली, और आपके प्यार के लिए भी थैंक यू। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 7 जनवरी को एक ट्रेन उदयपुर से जोधपुर की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन में 22 साल की एक लड़की, एक मॉडल सवार थी। उदयपुर में उसे कुछ काम था, उदयपुर से वो लौट रही थी और जोधपुर अपने घर जा रही थी। लेकिन तभी बीच रास्ते में अचानक वो एक ऑडियो रिकॉर्ड करती है अपने मोबाइल पे, और अपने भाई को भेजती है। भाई उस ऑडियो मैसेज को सुनता है, और सुनते हुए उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मॉडल बहन ने उस ऑडियो में ये लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, और मैं ये सारी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बात इज्जत की है, तो मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। भाई ने ये पढ़ा तो अचानक उसने अपने मम्मी पापा को बताया। सभी अब लगातार उसके फ़ोन पे लग गए। फ़ोन उठाया उस लड़की ने, और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखो, ऐसा कोई कदम मत उठाओ गलत, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और बस ये था कि उन्हें ये भी पता था कि ये वापस जोधपुर आ रही है, और पेरेंट्स जोधपुर में थे। तो उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, हम लोग मिलकर लड़ेंगे जो भी ब्लैकमेल कर रहा है, पर तुम कोई ऐसी हरकत मत करना, और कसम भी दी जान मत देना। इसके बाद लड़की ने फ़ोन काट दिया।
अब इधर पेरेंट्स जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे हैं उस ट्रेन का जिस ट्रेन में उनकी बेटी आ रही है। इधर लड़की फ़ोन ऑडियो मैसेज भेजने के बाद, माँ बाप से बात करने के बाद अब ट्रेन के दरवाजे पे पहुंचती है। ट्रेन पूरी रफ्तार से जा रही है और उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, उसे अपनी जान देनी है। अब वो दरवाजे से कूदने का ख्याल उसके मन में है। कई बार मन किया कूद जाऊं, फिर उसे कुछ डर लगा, घबराहट हुई। ट्रेन की रफ्तार भी उतनी ही थी और उसके मन में अब एक साथ दोनों चीज़ें चल रही थी कि जान देनी है, कूदना है, अभी ट्रेन से कूद कर मर जाते हैं। लेकिन साथ साथ उसे उस ट्रेन की रफ्तार और उस ट्रेन की खटपट की आवाज़, दोनों चीज़ें डरा भी रही हैं। कुछ वक्त बीतता है, फिर लड़की की हिम्मत जवाब दे देता है। वो कहती नहीं, ट्रेन से कूद कर मरने की इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो वो ट्रेन से कूद कर ख़ुदकुशी करने का अपना आइडिया ड्रॉप कर देती है, वापस अपनी सीट पे आती है। लेकिन उसके दिमाग में यह है कि अब इस ब्लैकमेलिंग और इस बेइज्जती के बाद मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और मुझे जान देनी है। तो पहला अटेम्प्ट नाकाम रहा, ट्रेन से उसने खुदकुशी नहीं की। इसी बीच ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। अब लड़की किस कोच में थी, माँ बाप और उसके भाई को नहीं पता था। ट्रेन पे भीड़ थी, तमाम मुसाफिर उतरते हैं, उन्हीं मुसाफिरों की भीड़ में वो लड़की उतरती है और वहाँ से उतरने के बाद सीधे स्टेशन से बाहर निकल जाती है। इधर माँ बाप और भाई ट्रेन के हर डब्बे को खंगाल डालते हैं। स्टेशन पे बेतहाशा बदहवास अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। बेटी मिल नहीं रही, मन में एक डर भी है कि कहीं उसने रास्ते में कुछ कर तो नहीं लिया, ट्रेन से कूद तो नहीं गई। ऑडियो मैसेज लगातार डरा रहा उन्हें। पूरे स्टेशन को छान मारा, सारे बॉगी खंगाल डाले, पर उन्हें उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। अब बदहवास उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तब तक ये था कि जो उदयपुर से जोधपुर का रास्ता है, उन रास्तों में ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ, ये पता करें, कैसे पता करें, रेलवे पुलिस से पता करें, पुलिस के पास जाए। मतलब तमाम तरह की शक, शंकाएं, डर उनके मन में अपनी बेटी के लिए। और बेटी रेलवे स्टेशन पे है नहीं और ट्रेन आ चुकी है। यहाँ पे अब बात आई गई हो गई। कुछ वक्त बीता, उधर लड़की ट्रेन से निकलती है और जोधपुर के एक नामचीन होटल लॉर्डसिन में पहुंचती है। होटल लॉर्डसिन इस मॉडल का जाना पहचाना होटल था। वो कई बार यहाँ आ चुकी थी, चूँकि जोधपुर शहर की थी। कई मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में भी वो वहाँ गई थी। तो होटल लॉर्डसिन में एक सेकंड फ्लोर पे उनका अपना रेस्तरां है और एक रूफ टॉप पर है, 7th फ्लोर पे। रूफ टॉप पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, लेकिन ओपन रेस्तरां है रूफ टॉप पे। और इस मॉडल को उस रेस्तरां के बारे में और उस होटल के बारे में सारी जानकारी थी। वो स्टेशन से सीधे होटल लॉर्डसिन पहुंचती है। होटल लॉर्डसिन पहुंचने के बाद वो सीधे रूफ टॉप पर पहुंचती है, 7th फ्लोर पे। वहाँ उसे मालूम है रेस्तरां है। वो रेस्तरां में जाती है, थोड़ी देर बैठती है। साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसके बाद वो उठती है और कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ पहुँचती है। जो मज़दूर लगे हुए थे वो कहती है कि मुझे कुछ वीडियो शूट करना है यहाँ से, शहर का, ऊंचाई से। उन्हें भी लगता है कि कुछ आजकल तो फैशन ही है, मोबाइल से कहीं पे भी आप शूट कर सकते हैं। तो मज़दूर हट जाते हैं। वो रूफ टॉप पे अब रेलिंग के किनारे आती है। उन्हें दिखाने के लिए मोबाइल भी हाथ से निकालती है, कुछ शूट करती है। सभी देख रहे हैं उसे, लेकिन अगले ही पल वो मोबाइल समेत ऊपर से नीचे छलांग मार देती है, एक होटल की 7वीं मंजिल से। जाहिर है बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन कई बार ज़िंदगी और मौत के बीच जो लड़ाई होती है और जो नसीब होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नीचे एक SUV गाड़ी खड़ी हुई थी। ये लड़की ऊपर से जब गिरती है तो नीचे पथरीली ज़मीन पर नहीं गिरती, बल्कि SUV की गाड़ी के जो पिछला शीशा था, विंड स्क्रीन, ये जाकर उस पर गिरती है। तो थोड़ा सा फोर्स जो है वो कम हुआ। पथरीली ज़मीन पर नहीं गिरी, सर के बल नहीं गिरी, बल्कि जब गिरी तो इसके पैर में ज़्यादा चोट आई, सर पर बाकी जिस्म पर बहुत कम। लेकिन गिरी और उस फोर्स से और उस दहशत में लड़की अचानक बेहोश हो गई। इधर गिरने की आवाज़ आस पड़ोस में लोगों ने देखा, भाग कर आए। ऊपर मजदूर भी देख रहे थे, सब आए। लड़की को आनन फानन में एम्बुलेंस में डालकर वहाँ के एक नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। नसीब अच्छा था, लड़की बच गई।
उसको कोई ऐसी चोट नहीं आई जिससे जान पे ख़तरा होता, लेकिन हाँ सर्जरी की ज़रूरत थी, पैर घुटनों में कहीं बहुत सारी चोटें थीं। अब इधर माँ बाप स्टेशन पे बदहवास ढूंढ रहे हैं और फिर उन्हें अचानक पता चलता है, क्योंकि उस लड़की को जानते थे होटल वाले और जो सामान था उसमें उसके आईडी प्रूफ भी थे, तो उसे एम्बुलेंस ले जाया गया। उसे फिर फ़ोन के ज़रिए पता किया गया, माँ बाप को कॉल किया गया। माँ बाप को ये खबर सुनते ही वो और ज़्यादा बदहवास हो गए कि आखिर उसने ख़ुदकुशी की कोशिश कर ली। भागते हुए वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, बेटी से मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर जब उन्हें बताता है कि ख़तरे की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तब उनकी जान में जान आती है। लड़की हॉस्पिटल में ही आईसीयू में एडमिट होती है। अब इसके बाद लड़की के घर वाले, लड़की का भाई, उस आखिरी सुसाइड मैसेज का जो ऑडियो क्लिप है, पुलिस पूछती है कि ये क्या है, तो वो पुलिस को सच बताते हैं कि उसने फ़ोन किया था और उसने कहा था कि वो सुसाइड करने जा रही है। जिस तरीके से छत से कूदी वो भी एक सुसाइड ही था। तो अब सुसाइड करना जुर्म भी है, माँ बाप डर भी रहे हैं कि अगर वो बताते हैं तो उल्टा लड़की के ख़िलाफ़ अगर वो बच जाती है तो केस भी होगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये हमारे यहाँ कानून है, क्योंकि सुसाइड एक जुर्म है। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए वो सब कुछ सच बताते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी ने ऐसे ऐसे मैसेज भेजा और वो कह रही थी कि कुछ ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब लड़की का मोबाइल जो है माँ बाप के ज़रिए पुलिस तक पहुँचता है। पुलिस उस मोबाइल को खंगालती है, उसमें से उस लड़की के कुछ न्यूड फोटोग्राफ्स मिलते हैं। पुलिस लड़की के होश में आने का इंतज़ार करती है। इसके बाद लड़की होश में आती है और फिर लड़की अपना बयान पुलिस को देती है और उस बयान के बाद पूरी कहानी सामने आती है। जोधपुर की ये 22 साल की मॉडल मॉडलिंग की दुनिया में अपनी एक जगह बनाना चाहती थी, अपना किस्मत अपनी चमकाना चाहती थी और इस सिलसिले में छोटे छोटे जो मोटे असाइनमेंट मिलते थे उसे करती थी, किसी शादी ब्याह, किसी शोरूम का, किसी ज्वेलरी का। इसी सिलसिले में नवंबर में एक असाइनमेंट मिला उसे और वो पहुंची उदयपुर। उदयपुर में कुछ कॉस्ट्यूम के अलग अलग वो थे मॉडलिंग के असाइनमेंट उसने किया। फिर वहाँ से जयपुर भी गई, जयपुर में भी इसने किया और ये नवंबर की बात है, लास्ट ईयर। ये सब कुछ करने के बाद वो जोधपुर पहुँच गई अपने घर। एक रोज़ उसके पास फ़ोन आता है, एक शख्स कहता है कि तुम्हें वापस उदयपुर आना है। तो कहती है कि नहीं अभी मैं आ नहीं सकती। तो उसने बोला नहीं तुम्हें आना पड़ेगा दोबारा, और अगर तुम नहीं आओगी तो बहुत बुरा होगा। तो इसने कहा क्या हुआ? साथ में एक लड़की थी, लड़की ने भी कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा, यहाँ पे एक असाइनमेंट है। उसने कहा मैं अभी आ नहीं सकती। तो उसने कहा फिर तुम्हारे लिए बुरा होगा। इसके बाद उस लड़की के मोबाइल पे एक वीडियो भेजा जाता है। इस वीडियो में वो लड़की न्यूड थी, मॉडल। उसने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि जब वो जयपुर और उदयपुर में शूट पे गई थी तो जिस होटल में ठहरी थी वहाँ के वॉशरूम की ये तस्वीरें, जब वो नहाने गई होगी उस वक्त। तो इसका मतलब था बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे। अब जब उसने देखा फिर उसने कहा कि इस तस्वीर को हम पब्लिक कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। लड़की घबरा गई, कहती ऐसा मत करो, मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो उदयपुर पहुँचती है। उदयपुर जाने के बाद वो दो लोगों से मिलती है। एक प्रोडक्शन हाउस चलाता था, नाम था अक्षत, और एक इसकी दोस्त जो थी ब्यूटिशियन। अक्षत अपने आप को एक रिपोर्टर कहता था, एक जर्नलिस्ट, लेकिन वो एक लाइजनर था। प्रोडक्शन हाउस चलाता था, छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट करता था और ब्लैकमेल करता था। वो करता क्या कि अपने प्रोडक्शन हाउस या फैशन के नाम पर राजस्थान की अलग अलग जगहों से, इवन गुजरात से मॉडल को बुलाता जो बिल्कुल नए नए होते और उन्हें कुछ फ़ोटोशूट और ये सब करवाता। अब उसमें कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम में। तो बाकायदा जिस जगह पे होता ये कहीं होटल लेता, उस होटल में शूट रखता एक कमरे में, और फिर रूम लेता मॉडल को ठहराने के लिए। साथ में लड़की भी होती तो कोई इशू नहीं होता, उसकी अपनी ब्यूटिशियन जो थी दोस्त। उसके बाद एक से दूसरा सीन चेंज करने के लिए, कपड़े कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए लड़कियां ज़ाहिर है कि बाथरूम में, वॉशरूम में जाएंगी, और वो पहले से वहाँ पे खुफिया कैमरा छुपा कर रखता। फिर उनकी सारी न्यूड तस्वीरें कैद कर लेता और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता। ब्लैकमेल किसी और चीज़ के लिए नहीं करता, वो भी एक दूसरी कहानी थी। तो खैर नवंबर में भी इसके साथ यही हुआ। अब वहाँ पे वापस गई अक्षत और उसने कहा कि तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। मजबूर थी, फंस चुकी थी, बेइज्जती का डर था। उसने कहा ठीक है करते हैं।
तब उसने कहा कि राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक्साइज मिनिस्टर, आबकारी मंत्री और ताकतवर मंत्री हैं, भीलवाड़ा से हैं, भीलवाड़ा से वो एमएलए भी है और फिर मिनिस्टर भी है, तो उनसे एक काम कराना है। अब इस तक ये कहानी नहीं मालूम थी इस मॉडल को। हुआ ये था कि अक्षत एक पुराना ब्लैकमेलर था, उसने बहुत सारे मॉडल को इसी तरह से ब्लैकमेल करके काम कराने की कोशिश की थी। 2-3 बार पहले पकड़ा भी गया, जेल भी जा चुका है। पता चला उसका एक भाई है जो जेल में है और उस भाई को उसे जेल से छुड़ाना था। जेल से छुड़ाने के लिए किसी ताकतवर मंत्री या किसी नेता की मदद चाहिए थी जो पुलिस तक, वकीलों तक, कोर्ट तक ये सारी चीज़ें करवा सके। उसे लगा कि सबसे आसान तरीका आजकल हनी ट्रैप है, बड़े ताकतवर मंत्री नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाओ, उसके बाद ब्लैकमेल करो। उसने इस मॉडल को उसके लिए तैयार किया, साथ में एक और लड़की थी उसको तैयार किया, और उसका इसको पता चला कि 6 जनवरी को ये मंत्री भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में लोगों से मिल रहे हैं। ये उस मॉडल को लेके वहाँ पहुँचा, एक फ़ाइल उससे पहले बनाई अपने भाई की, आगे दिया। उसे लगा कि मंत्री ये फ़ाइल देख के काम ना करे, मॉडल को देख के कर देगा, और सर्किट हाउस में ठहरा, फिर मॉडल को रात को वहीं भेज देंगे। बट मंत्री साहब इस मामले में ईमानदार निकले। उन्होंने फ़ाइल देखी और रिजेक्ट कर दिया, बोला कि इसमें मैं कोई मदद नहीं करूँगा। अब उसकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई अक्षत की। वापस आया, फिर इसने कहा कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा इसको। दोबारा उसने मॉडल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि तुम रात को उसी सर्किट हाउस में जाकर मंत्री के साथ थोड़ा करीबी संबंध बनाओ, कुछ फ़ोटो शूट हो जाएगा, फिर हम ब्लैकमेल करेंगे, एक तरह से हनी ट्रैप में फंसाओ। मॉडल ये चीज़ करना नहीं चाहती थी। उसने बोला कि ये गलत है। उसने कहा तुम्हें करना पड़ेगा वरना हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। और आखिर में उसने कहा तुम्हारे पास चॉइस जो भी है यही है कि तुम्हें करना पड़ेगा। मॉडल ने उससे कहा कि ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो। वो वहाँ से निकलती है और सीधे जोधपुर की ट्रेन पकड़ लेती है, उदयपुर छोड़ देती है बिना उस ब्लैकमेलर को बताए हुए, और ये तय कर लेती है कि अब वो सुसाइड करेगी। और वही ट्रेन से वो अपने भाई को एक ऑडियो मैसेज भेजती है कि मैं मरने जा रही हूँ। भाई और उसके माँ बाप समझाते हैं, बट ट्रेन से कूद कर छलांग मार कर मरने की उसमें हिम्मत नहीं होती। वापस जोधपुर पहुँचती है और फिर एक होटल में पहुँचती है और वहाँ जाकर छलांग मार देती है 7वीं मंजिल से। मॉडल अभी ख़तरे से बाहर है। उसके मोबाइल और स्टेटमेंट और कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उस फर्जी जर्नलिस्ट अक्षत, उसकी दोस्त जो ब्यूटिशियन है दीपाली, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस बात पे लगी हुई है कि इस गिरोह ने और ऐसे कितने लोगों को, कितने मॉडल को इस तरह से फंसाया, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है। और कई अभी ऐसे कड़ियाँ और कई राज खुलते जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बहुत सारे मॉडल को इस तरीके से ही फंसाया अपने जाल में। तो अब इस मॉडल की जान खतरे में है। ठीक है, पुलिस ने अपना काम कर दिया है। जिस बदनामी और बेइज्जती का उसे डर था वो भी अब शायद दूर हो गया, क्योंकि अब ये सामने आ चुका है कि ये लड़की बेदाग है, बेकसूर है, और सिर्फ इज्जत और अपने घर वालों की बदनामी और रुसवाई की वजह से मरने तक का फैसला कर चुकी थी। तो उम्मीद यही है कि अब दोबारा कभी वो ऐसा ख्याल अपने मन में नहीं लाएगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी में लड़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। यहाँ पे भी रास्ता निकला। अगर वही वो ट्रेन से छलांग मार देती या इतनी ऊपर से कूद कर जान चली जाती और बाद में ये सारी चीज़ें सामने आती, तो शायद उसे भी अफसोस होता कि कम से कम अब उसका समाज, सोसाइटी, उसके अपने जानने वाले, उसके रिश्तेदार मान कर चल रहे हैं कि हाँ। और इसमें उसकी गलती भी क्या है? ये तो एक सरासर बेईमानी, धोखा है कि एक लड़की अगर अपने रूम के वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल रही है, नहा रही है, और कोई खुफिया कैमरा लगाकर आप उसको शूट कर रहे हो और फिर उसे आप ब्लैकमेल कर रहे हो, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसको जो इन चीज़ों से अनजान होकर जिसकी तस्वीरें बन गई हैं। तो ये थी कहानी, एक फर्जी पत्रकार, एक मंत्री जिन्हें फंसाना था, एक मॉडल जिसे फंसाने के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था, और आखिर में सारी सच्चाई सामने आ गई। तो कहानी यहीं तक, लेकिन सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज रोशन साहब का जन्मदिन है, ये बिहार से हैं, हैप्पी बर्थडे रोशन। विशाल भार्गव सीवान से हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विशाल, एंजॉय कीजिए आप बर्थडे। रितेश जायसवाल जी, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे रितेश जायसवाल जी। और शकुन जायसवाल जी ने भेजा है, ये उनके पति हैं।
पायल देवांगन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पायल। और मुकेश वर्मा जी ने भेजा है भिलाई से। आकिब अंसारी जौकी फतेहगंज, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आकिब। असद अंसारी ने भेजा है। इसके अलावा शाहीन का आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शाहीन। और यूनुस सिकलीगर ने भेजा है, इनके पति हैं, शौहर हैं। विनीत चौधरी, ये जयपुर से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विनीत। मोहम्मद अनवार रईस ने भेजा है। इसके अलावा शिल्पी बिश्नोई जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी, बल्कि संदीप बिश्नोई हैप्पी बर्थडे। और विकास बिश्नोई ने भेजा है। राहुल द्विवेदी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राहुल। आवाश नरेश विश्वकर्मा जी ने भेजा है। इसके अलावा आलिशा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आलिशा। मोहम्मद दानिश ने भेजा है, इनकी फैंसी हैं ये। और मुर्शद खान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुर्शद। और मोहम्मद इरफान ने भेजा है, उनके बेटे हैं। इसके अलावा अनु शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनु। और ये भेजा है, इनकी बिटिया हैं स्मृति जी, उन्होंने, तो आप सभी को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा रुचिका और राहुल यादव, इन दोनों का की मैरिज एनिवर्सरी है, वह बनारस से हैं या वाराणसी से, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। कुंदन कुमार, ये लैला मजनू की कहानी सुनना चाहते हैं, प्रवीण कुमार सिंह हैं। इसके अलावा कमाल कुमार हैं, बल्कि कमील कुमार हैं, और ये हैं मुरादनगर से। आरिफ बलोच है, इन्होंने कहा कि अभी एक बलूचिस्तान में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान के 100 आर्मी को मारा है, उस पर कहानी सुना है, मैं उसकी डिटेल लेके ज़रूर सुनाऊंगा आरिफ साहब। इसके अलावा हितेन शाह हैं आनंद से, इन्होंने भी लिखा था कल कहानी सुनकर घर में सोया, दफ्तर से वापस भागा। वर्षा सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि भूत प्रेत की कहानी ना सुनाया करें। दूधनाथ गोंड जी हैं। इसके अलावा दुर्गेश मौर्य हैं। शैलेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, और इनको एक बेटा हुआ, बहुत खुश हैं, ऊपर वाला लंबी उम्र दे, भोपाल से हैं ये। फैज़ी मीनाती हैं, और ये पाकिस्तानी सीरियल किलर जावेद इकबाल की कहानी सुनना चाहते हैं, जिसने शायद 100 से ज़्यादा बच्चों को मारा था, और ये कहानी मैं सुना चुका हूँ, आपको इसी कहानी की लिस्ट में मिल जाएगा ये। मोनिरुल इस्लाम हैं, और ये रोहिंग्या मुस्लिम की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हिना नैथानी हैं देहरादून से, थैंक यू वेरी मच आपके मेल लिखने के लिए हिना। दीपक सलूजा हैं आगरा से, और इन्होंने लिखा कि क्राइम पेट्रोल की जो कहानियाँ होती क्या असली होती हैं, फर्जी होती हैं। तो दीपक सलूजा साहब, जितना मैं जानता हूँ, क्राइम पेट्रोल कुछ सच्ची घटनाओं को तो उठाता है, लेकिन फिर उसका पूरा वो रिक्रिएशन और उसका मतलब पूरी तरह से वो सच्चाई नहीं होती, उसमें अपनी तरफ से वो कुछ एलिमेंट्स, कुछ मसाला, बाकी चीज़ें डाल देते हैं। तो रियल स्टोरीज़ पूरी तरह से नहीं होती, उसमें बहुत सारे अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो दिखाते हैं, और वो दिखा सकते हैं इसलिए कि क्राइम पेट्रोल जहाँ पे आता है वो एक एंटरटेनमेंट चैनल है, जो लाइसेंस होता है न्यूज़ चैनल के लिए कि आप सिर्फ न्यूज़ ही दिखाएंगे, करंट अफेयर्स। और अगर जैसे मैं क्राइम का शो करता हूँ या वारदात जो आज तक पे आता है, तो मैं उसमें फेक या फर्जी स्टोरीज़ को नहीं दिखा सकता हूँ कि ये मरे, वो जो क्राइम हुआ है मैं वही दिखा सकता हूँ, और जो जैसे हुआ वैसे ही दिखा सकता हूँ। इंटरटेनमेंट चैनल को ये लिबर्टी है कि वो उसको चाहे तो कैसा भी उसको ड्रामेटाइज़ कर सकते हैं, कहानी को मोड़ सकते हैं, कहानी में कुछ और दिखा सकते हैं। तो न्यूज़ और एंटरटेनमेंट ये फ़र्क होता है। तो क्राइम पेट्रोल आमतौर पर रिक्रिएशन और कहानियों को थोड़ा इधर उधर मोड़ देते हैं। इसके अलावा विशाल उपाध्याय जी हैं, इन लोगों ने भी कुछ कहानियों की फरमाइश की है, तो वो ज़रूर पूरी होगी। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।